नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक झंझावातों में घिर गए हैं, ये तो हम जानते ही हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिनमें वो पूरी तरीके से आकंठ डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई अलग-अलग एजेंसियां इस समय उनकी जांच पड़ताल कर रही हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय वो अंतरिम जेल पर बाहर आए थे और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो उनको नियमित जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी। ये ऐसे समय हुआ जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी कोई बहुत दूर रह नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को उनसे कुछ समय पहले मिली, संजय सिंह को उससे भी पहले मिली, उधर केसीआर की बेटी को भी मिल गई। बहुत सारे सवाल उस समय खड़े भी हुए थे कि एक-एक करके ये सारे ही भ्रष्टाचार के आरोपी अब जेल से बाहर आ रहे हैं। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि अ, जैसी तमाम तरह की चर्चाएँ होती हैं, कोई कृपा तो नहीं बरस रही है इन लोगों पर, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी इनकी मुश्किलें काम कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और एक और चेहरा जिसका मैं नाम भूले जा रहा था, इनका पीए विभव कुमार, जो स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास के ही ड्राइंग रूम में मारपीट के आरोप में दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके तिहाड़ भेजे गए थे, उनको भी जमानत मिली। और उनको तो अरविंद केजरीवाल ने साहब इनाम दे दिया। उनको पंजाब के मुख्यमंत्री के सिर पर बैठा करके चंडीगढ़ भेज दिया। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि चूंकि अब उनको ये लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और दिल्ली से उनकी विदाई का भी समय आ गया है, इसलिए पहले से ही विभव कुमार को चंडीगढ़ भेज दिया है ताकि वो जरा ठैया जमा ले और उसके बाद फिर ये भी वहीं जाकर के शिफ्ट हो लें, क्योंकि अभी पंजाब में तो है 2022 फरवरी में सरकार बनी थी, तो 2027 तक का तो जुगाड़ वहां पर है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं मनीष ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे चर्चा इस बात पर करेंगे कि ऐसे संकट के समय, राजनीतिक झंझावातों के समय, जिस तरीके से इनके संगी साथी साथ छोड़ रहे हैं, वो क्या संकेत देता है। और साथ छोड़ने वाले कोई और नहीं, इनके बहुत करीबी और इनके बहुत विश्वास पात्र कैलाश गहलोत हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है ओशियन नेटवर्क में। नमस्कार। जी, आपका माइक म्यूट था, मेरी तरफ से ही म्यूट था। जी नमस्कार, आपको दर्शकों को भी नमस्कार सर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। काफी समय बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो इसके लिए हम भी गुनहगार हैं कुछ हद तक। तो सबसे पहले साहब मैं ये जानना चाहूंगा, ये कैलाश गहलोत को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? ये तो आरोप लगा रहे हैं कि जी ईडी की, इनकम टैक्स की, उनके यहाँ रेड पड़ी थी, उनके खिलाफ जांच पड़ताल हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर प्रेशर बना दिया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ठीक इसी तरह के आरोप इन्होंने स्वाति मालीवाल पर भी लगाए थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है और ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अभी तक वो तो शामिल नहीं हुई। कैलाश गहलोत शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये उनका निजी फैसला होगा और इस पर कोई किसी तरह की रोक भी नहीं है कि कौन किस पार्टी के साथ जाकर के खड़ा होगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये क्या डूबती हुई नैया है जिससे अब लोग छलांग लगाना शुरू कर चुके हैं? और कैलाश गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं उन पर हम इसके बाद आते हैं। बिल्कुल सर, स्वाति मालीवाल तो इनके लिए कहते हैं ना कि ऐसी चीज बन चुकी हुई है कि स्वाति मालीवाल को ज्यादा छेड़ नहीं पाए। स्वाति मालीवाल इनकी ऐसी कमजोर कड़ी है जो कहते हैं कि केजरीवाल के हर रहस्य को जानती है, लेकिन आप देखेंगे गहलोत पे ये ज्यादा तुरंत हमलावर हो गए। स्वाति मालीवाल के लिए अंतिम अंतिम समय तक ये चाह रहे थे कि कैसे भी मना लिया जाए, पटा लिया जाए।
संजय सिंह का उस समय तत्काल बयान आया था और एक तरह से स्वाति के फेवर में ही उनका बयान था। बाद में जब उन्हें लगा कि स्वाति उनके हाथ से निकल रही हैं, तो फिर संजय सिंह ने भी अपने बयान बदले और सबने अपने बॉडी लैंग्वेज बदले। लेकिन आज तक स्वाति मालीवाल पर उस तरह से हमलावर ये नहीं हो पाए। संजय सिंह का बरबोलापन कैलाश गहलोत के लिए सामने आया है। दरअसल कैलाश गहलोत जब केजरीवाल जेल में थे तो कैलाश गहलोत के लिए झंडोत्तोलन की एक तरह से सुपारी, केजरीवाल सुपारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि सुपारी उन्होंने मार्लिना को दिया था कि मार्लिना झंडोत्तोलन करेंगी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्देश था कि ऐसा आप नहीं कर सकते और ये फैसला आपका नहीं हो सकता, ये उपराज्यपाल का फैसला होगा और जेल से कोई चिट्ठी कोई किसी को इस रूप से कोई सरकारी आदेशात्मक चिट्ठी नहीं लिख सकता, इसलिए उस चिट्ठी की कोई मायने नहीं है। मुझे लगता है चीजें वहीं से गड़बड़ शुरू हुई कि कैलाश गहलोत चूंकि सीनियर मोस्ट थे केजरी गिरोह के, और कैलाश गहलोत का नाम क्यों ले लिया बीजेपी ने, ये केजरीवाल दरअसल क्यों केजरीवाल के बारे में कहा था कि अक्सर कुमार विश्वास एक बात कहते हैं कि वो आदमी किसी का नहीं है और उसे किसी पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल को संदेह वहां से हुआ कि आखिर बीजेपी ने, वो चूंकि उपराज्यपाल को बीजेपी ही मानते हैं, तो उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत का नाम क्यों लिया, इसका मतलब क्या कैलाश गहलोत बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? और ये संदेह अपने लोगों पर, ये संदेह उनके लिए तबाही धीरे धीरे लाया, उनकी परेशानी हुई और कैलाश गहलोत जैसे लोगों को ये झेल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि आखिर स्वाति मालीवाल जैसी जूनियर मोस्ट के अंदर में वो काम करेंगे। अब सिसोदिया की तो लाचारी है कि सिसोदिया को तो बड़े चालाकी से, शातिरपना से केजरीवाल ने किराना कर दिया, उसे झाड़ पे भी चढ़ा दिया कि मैं और सिसोदिया जो है सरकार में नहीं होंगे किसी, तो सिसोदिया को उसने झाड़ पर चढ़ाया। स्वाति मालीवाल, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि स्वाति मालीवाल को बैताल की तरह केजरीवाल ने इस्तेमाल किया, मनीष सिसोदिया के कंधे पर बैठाकर। केजरीवाल को किसी पर भरोसा कभी रहा नहीं। आप जो कुछ भी दिल्ली में शिक्षा को सोकॉल्ड बदलाव को देखेंगे, वो मेरे चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई बड़े अधिकारी, जो एक आध तो मेरे बचपन के मित्र हैं जो वहां काम है, तो उस तरह से उनने बहुत पहले से कहा कि यदि जिस दिन शिक्षा घोटाला सामने आएगा वो शराब घोटाले से बड़ा होगा और इस खेल के पीछे पूरा स्वाति अतिशी मारलेना है। मारलेना ही बेसिकली शिक्षा मंत्री है, वो लोग कहते थे जो कई ऐसे एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं दिल्ली में। अब ये धीरे धीरे साबित हुआ कि केजरीवाल का भरोसा मारलेना पर ही सिर्फ क्यों था और वहीं से चीजें बिगड़ती चली गई। अब देखिए ये बात अब जाकर के कैलाश गहलोत का कहना कि शीश महल ऐसा है वैसा है, संदेह तो कैलाश गहलोत पे भी करता है कि भाई आपको अब जाकर के चीजें क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन ये दरअसल हर चीज व्यक्तिगत अपमान का होता है। कैलाश गहलोत को व्यक्तिगत लगा कि आखिर ये मारलेना जो है उसकी बॉस कैसे हो सकती है। ये चीजें चुभन होती गई और उसके बाद अपमान, ये संदेह के पूरी केजरी टीम के संदेह के घेरे में आते चले गए कि ये भरोसे का आदमी नहीं है। और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल तो इनके पास था लेकिन इन्हें ढंग से काम नहीं दिया जा रहा था। ये हमेशा संदेह के घेरे में आ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का एजेंट तो नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे इस्तीफा इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया गया, इस्तीफा गया और इस्तीफा वैलिड हो गया। तो ये बताता है कि केजरीवाल की जो है वो परतें खुलने लगी है और नो डाउट हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि नवंबर के बाद मौसम बदलने वाला है और असली मौसम केजरीवाल का बदलेगा। नवंबर बीतने दीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा, झारखंड विधानसभा का चुनाव का परिणाम आने दीजिए और संसद का सत्र शुरू होने दीजिए। केजरीवाल जो अपने आप को सबसे शातिर समझते हैं, अब ये कांड इनका इन्हीं के ये दोनों करेंगे, क्योंकि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिल्ली बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं रहा और मुझे लगता है कि अमित शाह की टीम को भी नहीं रहा। आम आदमी को केजरीवाल को लेकर किस कदर नफरत है, लेकिन दिल्ली बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। मुझे पूरा अब लग रहा है कि शायद इसके पीछे यूं ही कैलाश गहलोत को नहीं कहा गया होगा, असली अब इनके तबाही की वजह वही स्वाति मालीवाल और ये कैलाश गहलोत बनने वाले हैं। जी जी, ये 2023 के चित्र हैं जब वित्त मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया था। अभी जो मनीष ठाकुर कह रहे थे कि सीनियर मोस्ट आदमी है, इस चित्र से भी दिखाई दे रहा है आतिशी मारलेना पीछे खड़ी हुई हैं और ये वित्त मंत्री
के तौर पर बजट पेश करने से ठीक पहले मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। आतिशी, आपको पीछे उनकी मुंडी कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के लिए आतिशी का नाम चुना था। मुख्यमंत्री जब किसी और को बनाने की बात आई तो सीनियर मोस्ट को नहीं, बल्कि आतिशी मारलेना को ही बनाया। ये भी एक बड़ी वजह रही है कि उनको अपमानजनक स्थितियों परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे कि अविश्वास, ये हर एक पर अविश्वास करने की जो इनके भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे इनके शुरू के संघर्ष के साथी, जिनको या तो इन्होंने लात मार के बाहर निकाल दिया या ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर दी कि वो खुद ही छोड़ करके चले गए। और उसमें शांति भूषण से और रामदास से अगर हम जो इनके इंटरनल वो बनाए गए थे लोकपाल, उनसे लेकर के तमाम लोगों के नाम गिना सकते हैं। बाद में तो ये आशुतोष और आशीष खेतान और ये सब, ये तो कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, ये तो बाद की चीजें हैं। लेकिन बहुत पहले से ही जिन जिन से इनको इनसिक्योरिटी लगी, ये सबको किनारे करते गए, बाहर करते गए। बिल्कुल, आप देखिए कि जिन जिन पर इन्हें लगा कि ये बेसलेस है, ये बिना दिमाग का पैदल है, आप उसमें चाहे मनीष सिसोदिया को ले लीजिए। मनीष सिसोदिया को कोई व्यक्तिगत आधार नहीं है, उसकी कुल जमा पूंजी केजरीवाल की चापलूसी के अलावा कुछ भी नहीं है मनीष सिसोदिया के पास। और दूसरों का जिन जिन का व्यक्तिगत वजूद रहा, सबको पहले केजरीवाल ने साइड किया, जिसका व्यक्तिगत वजूद रहा। अब ऐसा नहीं है कि जूनियर लोग नहीं चुने जाते। आप कहने के लिए तर्क दिया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी तो बहुत जूनियर थे। इनफैक्ट आप यदि देखेंगे तो अमित शाह का कद तो राजनाथ जी के सामने कुछ भी नहीं था, बहुत सारे सुषमा जी के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन इन सबको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने चीजों को तरीके से रखते हैं, उसके मायने हैं। केजरीवाल हमेशा संदेह में रहे। खुद जब आप हमेशा आपको लगता है कि यह आदमी हमारे लिए खतरा हो सकता है, इस रूप में आप उसको साइड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं कहा। यह आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी जब स्टार प्रचारक घोषित किए गए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के, तो ये उनका फैसला था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी अमित शाह होंगे। ये आसान नहीं था ये फैसला, उन्होंने कन्विंस किया होगा कि पार्टी हित में क्या है, ये आदमी क्या कर सकता है। गुजरात में इसने क्या किया, बीजेपी में स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि अमित शाह जैसा जूनियर मोस्ट व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना देना, यदि आप शुरुआत में देखें। उसके बाद उनका राजनाथ जी के जगह पे उन्हें भाजपा का अध्यक्ष बना देना, इसको स्वीकार किया गया क्योंकि आपका कद इस रूप में है और उन्होंने डिलीवर करके दिया। अब आप यहां यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर किसी को साइड किया, लेकिन फिर भी चूंकि केजरीवाल का कद नो डाउट बड़ा था, अब बहुत फर्क नहीं पड़ा कि कुमार विश्वास साइड हो गए, आनंद कुमार जी साइड हो गए। इनफैक्ट अन्ना जो है चुप्पी लगा दी, जिसका पैसा लगा था, जिस शांति भूषण की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत भूषण के लिए तो कैसी भाषा का इस्तेमाल किया केजरीवाल ने, वो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर के। लेकिन जेल से आने के बाद जो केजरीवाल को लगा था कि चुनाव परिणाम में कुछ होगा, दिल्ली में एक आध सीट यदि केजरीवाल जीत जाते तो जहर उगलते। केजरीवाल को एक तरह से उन्होंने कहा था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें बेल दिया था, और बेल भी मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मेरा निजी विचार हो सकता है कि बेल उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिला कि यदि केजरीवाल को बेल नहीं मिलता तो अभिषेक मनु सिंघवी का पॉलिटिकल करियर डंप हो जाता। और मुझे लगता है कि शायद जस्टिस जो सीजीआई उस समय के थे वो परम मित्र थे, कंटिन्यूअसली अभिषेक मनु सिंघवी की अर्जी खारिज होती रही। उसकी अंतिम समय में केजरीवाल को लीक से हटकर बेल देना, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को बेल दिया गया। ये लीक से हटकर जुडिशियरी का फैसला था, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसकी परिणति ये हुई कि आतंकवादियों को बेल मिलना शुरू हुआ, कश्मीर का चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो दिल्ली जेल में बंद आतंकवादी हो। एक रास्ता खुला, वो इसलिए क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। और अभिषेक मनु सिंघवी, यदि आप वकील बड़े क्यों हैं, क्योंकि आप किसी को भी जमानत दिलवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील बड़े होने का मतलब यही है कि आप जमानत दिला सकते हैं, आप बरी करा सकते हैं। यानी क्योंकि बड़े वकील को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको किसी केस से बरी करा दे। बरी कराने के लिए आपको कंटिन्यूअसली उस केस में लगना होता है। सेटर वकील वो है जो जमानत दिलवा दे, मतलब इंटरिम रिलीफ दिलवा दे, और अभिषेक मनु सिंघवी करवाता। 1.5 घंटे में पवन खेड़ा को जमानत दिलवा दी थी, विमान से उतार करके जब
असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिल्कुल, यही अभिषेक मनु सिंघवी होना है, यही सिब्बल होना है। अक्सर मैं कहता हूं कि यही कोर्ट फिक्सर हो जाना है, और इसीलिए कहता हूं कि कभी के केजरीवाल को उस समय लगा कि वो कानून से ऊपर है, और दिमाग इस कदर खराब हुआ कि उसे लगा उसके पास अभिषेक मनु सिंघवी है, अब वो दोबारा जेल नहीं जाएगा। और इसीलिए सोचिए 4 जून को परिणाम आना था, 2 जून को केजरीवाल को वापस जेल जाना था, और वो आदमी कहता कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। ये चरम पे अहंकार था। लेकिन उसे पता चल गया, वोटिंग जब हो जाती है ना, नेताओं को अंदाजा करीब करीब लग जाता है, और उसे अंदाजा लग गया कि उसकी गति क्या होनी है, और चुपचाप जेल गया। उसने कहा था कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप यदि चुनाव परिणाम जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेल जाने के लिए, मैं जाऊंगा नहीं। अल्टीमेटली वो जेल गए, और उसके बाद जब वहां से लौट करके आए, चीजें बिल्कुल बदल चुकी थी। कोर्ट का जो फैसला था, जमानत तो दे दी अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने, लेकिन जो उसमें जो अंडरलाइन किया था वो ये कि केजरीवाल अपने कार्यालय नहीं जा सकते, केजरीवाल कोई फाइल नहीं देख सकते, केजरीवाल किसी बतौर चीफ मिनिस्टर किसी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। ये घोर अपमानजनक था, और शातिर केजरीवाल ने सोचा कि अब इसके लिए वो एक ऐसा शागिर्द को दे कि वो शीश महल में भी रहे, नाम जो है शीश महल का उसके नाम पर हो, उसमें रहेगी वो, रहेंगे वो खुद भी। ये तमाम चीजें हो नहीं पाई। अब आप देखिए कि वो आदमी दर दर एक तरह से, जो आदमी घोर नास्तिक रहा, जिस आदमी ने भगवान राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कि मेरी नानी कहा करती थी क्या क्या, उस आदमी को देखिए कि वो काल नेमी की तरह दिखाई देता है, हर जगह चक्कर मारा। दरअसल उसे समझ आ गया उसे उसका होना क्या है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है सर कि अरविंद केजरीवाल ने अतीसी मार लेना के लिए जो 4 महीने कहा, वो इसलिए कि उसे पता है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अब दोबारा कभी वो बैठ नहीं पाएगा। उसने 4 महीना मतलब अपनी बीवी के लिए तैयार। इसीलिए आप देखेंगे हर पॉलिटिकल जगह पे पत्नी के साथ उसका, ठीक है धर्म पत्नी है सनातनी, वो तो खैर खुद को सनातनी मानता नहीं है चरित्र से, लेकिन सनातन परंपरा में कहा जाता है कि धर्म पत्नी है आप, मतलब आप उस धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी का होना जरूरी है। तो हर जगह मंदिर वो पत्नी के साथ जा रहे हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल मीटिंग में आप देखिए, वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, पता नहीं कहां का है, वो शीश महल का है कहां का है, जो मतलब वो राजभोग ग्रहण कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, उसमें भी बीबी बैठी हुई है उसकी। इसका किसी के मतलब है कि केजरीवाल किसी तैयारी कर किसी रहे हैं। किसी के यहाँ डिनर पर थे शायद। जी। जी, इसका मतलब है कि केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं कि यदि दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल की पार्टी फिर से आ जाती है, तो वो चीफ मिनिस्टर अपनी बीवी को बनाएंगे। 4 महीने इसीलिए इस बीच में नहीं बना पाए, क्योंकि इतना हो गया कि लालू यादव की तरह कर रहे हैं। तो शातिर केजरीवाल है, उसने अपना एक नया एजेंडा तय किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि ये जो कैलाश गहलोत वाला जो मामला हुआ है, वो सामान्य मामला नहीं है। और कई बार मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी आपत्ति होती है कि बाहर के लोग पावरफुल हो जाते हैं, बाहर के लोग जो आकर के पार्टी पर प्रभावी हो जाते हैं, यही हार की वजह है। मुझे लगता है कि यही जीत की वजह होती है अक्सर, क्योंकि रामायण हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बिना विभीषण के आप लंका पर विजय आसान नहीं था। और आज की तारीख में यदि देखिए तो बाहर से आए हुए हेमंत विश्व शर्मा क्या है? यदि आप योगी आदित्यनाथ जी को कहिए तो वो भी संघ कोटे से या विद्यार्थी परिषद के तो आदमी है नहीं। उन्हें भी आप मान लीजिए ठीक है कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, तो हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बिल्कुल वो हिंदू विरोधी है। मुझे लगता है कि ये ताबूत में आखिरी कील है, और इस महाराष्ट्र चुनाव के बाद केजरी की असली तबाही शुरू होगी, और उसमें कैलाश गहलोत और स्वाति मालीवाल बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। उनके पूरे पाप की गठरी खुलेगी, और दिल्ली की जनता चौंकेगी इस बात को लेकर के जिस केजरीवाल को हमने वोट दिया वो दरअसल था क्या। और मुझे लगता है वो असली सच सामने आना चाहिए, और वो सच मुझे कैलाश गहलोत से भी ज्यादा स्वाति मालीवाल पर भरोसा है कि वो असली सच सामने लाएंगे। आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी अगर हरियाणा रिपीट हुआ, तो इस बार का तो जो ये शीतकालीन सत्र है, मेरे विचार से इसके खत्म होने से पहले पहले बहुत बड़ी घटनाएं जो हैं वो दिल्ली में घट चुकी होंगी। यानी इस बार की जो ठंड है दिल्ली की, वो शायद अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त ना कर पाए। पॉलिटिकली इनकी विदाई का समय आने वाला है। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर हम उस पर आए, 4 पॉइंट में अगर हम समझें,
तो इन्होंने एक तो शीश महल को लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि जो हमारी छवि है वो खराब हुई है, और इस विवाद से लोग पूछने लगे हैं कि हम आम आदमी ही हैं या खास आदमी हैं। दूसरे उन्होंने कहा है कि हम बुनियादी सेवाएं नहीं दे पाए। भाई 10 साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए, कितने झूठ बोलोगे कि हम यमुना साफ कर देंगे, हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे। सबके सामने है दिल्ली का क्या करके रखा, क्या रख करके दिया, रख दिया है। दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों की सुध नहीं लेते। वो जो लैंडफिल थे, बड़े-बड़े पहाड़ 3 दिल्ली में वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जबकि कह रहे थे कि नगर निगम हमें दे दो, हम तो इनको सबको साफ करके रख देंगे, मिलेगा भी नहीं, पहाड़ दिखाई नहीं देगा। तो लगातार जो झूठ की राजनीति की है, उसी का नतीजा है आज कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, दरअसल केजरीवाल का चारित्रिक पतन हो गया है, इस बात से तो आप कतई इनकार नहीं कर सकते। केजरीवाल की उत्पत्ति ही यदि आप देखें तो सोशल मीडिया से हुई है। 2011 में केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जिनने सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल किया। अब उसी सोशल मीडिया पर यदि आप देखेंगे तो केजरीवाल का चरित्र वही सोशल मीडिया है जिसने केजरीवाल को फर्श से अर्श पर लाया। अब वही सोशल मीडिया में केजरीवाल की हैसियत दिख रही है। आपने घर छोड़ा था, बड़ी नौटंकी की थी कि हमें सरकारी घर नहीं लेना है, 2 कमरे काफी हैं, फिर कहा नहीं ये नहीं ले सकते, फिर आपने 2-2 कोठरियों को मर्ज कर दिया। उसके बाद उसे शीश महल बना के करोड़ों रुपए खर्च किए, अंदर अभी तक कैमरे नहीं गए। मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखिए सत्ता की बड़ी ताकत होती है। आप देखेंगे कि जब सरकारी घर खाली हुआ था अखिलेश यादव को, तो उनका नाम टोटी चोर रख दिया गया। लंबे समय तक चारा चोर लालू यादव के एक नौमी फेल बेटे ने जब डिप्टी सीएम का पद के लगभग 9 महीने बाद सरकारी निवास छोड़ा, मुंह खत्म नहीं हो रहा था, तो 37 एयर कंडीशन उखाड़ के ले गए। और ये लोग क्या बनते अपने आप को, समाजवादी, गरीबों के मसीहा। तो वो कैमरे जब गए, अभी तक शीश महल में कैमरे नहीं गए हैं अभी तक। तो ये चीजें जब सच सामने आएगा ना, मुझे लगता है कि उस समय चीजें और ज्यादा स्पष्ट होगी। और स्ट्रेटेजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने कहा ना कि ये ठंड झेल नहीं पाएंगे, ये महाराष्ट्र चुनाव हम लोग लगातार कह रहे हैं कि नवंबर के बाद मौसम बदलेगा। अक्सर नवंबर में मौसम बदलने लगता है, लेकिन ये मौसम, राजनीतिक मौसम थोड़ा सा विलंब से नवंबर के बाद बदलेगा। और ये इसलिए बदलेगा कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने 240 को के आंकड़े को अंक गणित के हिसाब से 240 के आंकड़े को 99 से छोटा कर दिया, यूं कहें कि 99 को 240 से बड़ा बना दिया, ये जो एक षड्यंत्र हुआ, ये कहते हैं इकोसिस्टम का षड्यंत्र, जिस इकोसिस्टम ने साबित कर दिया कि नहीं नहीं 99 ही बड़ा होता है 240 से। इतिहास में आप मतलब ये देख लीजिए कि जो 3 बार लगातार 100 के आंकड़े को जो पार्टी नहीं पार कर पाई, उसे विजय घोषित कर दिया गया। तो ये नैरेटिव होता है। दरअसल ये पूरा नैरेटिव वार है, और नैरेटिव वार इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि 400 पार ये लाने वाले थे। ये और चित्र पहली बार देखो, ये चित्र देखो ना, 4 जून का ये चित्र है, बताइए। जिसमें वी बनाए हुए खड़े हैं चारों बेशर्म लोग। इनको शर्म भी नहीं आती है इस तरह का जेस्चर दिखाते हुए। 99 बिल्कुल सीट पर, 99 सीट पर ये। बिल्कुल, ये 99 को दरअसल 240 से बड़ा बना दिया इन लोगों ने। और इसमें देखिए कि ये सबके सब जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं कर पा रहे, वो इस रूप में। और पूरा इनका इकोसिस्टम देखिए कि आज भी महाराष्ट्र चुनाव में ये साबित करने पे लगा हुआ है कि महाराष्ट्र में गुजरात वर्सेस मराठा हो चुका हुआ है। और ये देखिए कि कहीं पर भी आप एक साथ चुनाव फाइट करने की स्थिति में नहीं है। किसी भी जगह पे आपको एनडी गठबंधन नामक चीज नहीं रह गई है। लेकिन चूंकि हरियाणा में नैरेटिव ऐसा बनाया गया, हरियाणा चुनाव एक मील पत्थर है। आप तो खैर वहां से हैं तो बहुत बेसिकली इस चीज को बहुत गहराई से समझ पा रहे होंगे कि हरियाणा में एक ऐसी लकीर तय कर दी गई, ऐसा झूठ का महल बना दिया गया कि हरियाणा में तो मतलब कोई बात ही नहीं। अब चूंकि वहां किसान, जवान और पहलवान, ये 3 अहम मुद्दे थे। और मुझे लग रहा है कि हरियाणा वो ताबूत में असली कील हरियाणा है, लेकिन कहता ना कि कील को इतनी गहराई से ठोक दो, वो महाराष्ट्र साबित होगा। और महाराष्ट्र का चुनाव मुझे लग रहा है कि ऐसा बैकफायर करेगा इस देश में, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए,
असली अभी लड़ाई इकोसिस्टम का है, जो प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था कि इस इकोसिस्टम को हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो ये केजरीवाल एंड गिरोह इस इकोसिस्टम का हिस्सा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इसे इकोसिस्टम का हिस्सा मानता हूं। कि आप सोचिए कि दिल्ली का डिप्टी सीएम कह रहा है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है कि धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री है। जो शराब माफियागिरी का धंधा करता है वो शिक्षा मंत्री बन के न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है। तो समझ में आता है कि कैसे कैसे क्या खेल होता है, और असली खेल यही उतरना है। और इसीलिए ये बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया कि कैलाश गहलोत क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। दरअसल इंटरनल चीज ही, क्योंकि दिल्ली बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है, तो इसीलिए फिर हम लोग लौट के वहीं आते हैं, चूंकि सब्जेक्ट आपका मूल कैलाश गहलोत के इस्तीफे से ही जुड़ा हुआ है। एकाएक कैलाश गहलोत का इस्तीफा चौंकाता तो जरूर है। बिल्कुल सही है। वैसे मैं बताऊं, मैं हरियाणा से नहीं हूं। हरियाणा मेरा दूसरा घर इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि वहां पत्रकारिता का लगभग आधा समय मेरा बीता है। चंडीगढ़ में अमर उजाला की लॉन्चिंग वो मेरे ही नेतृत्व में हुई थी 99 में। इसके बाद करीब 16 साल हरिभूमि में संपादक रहा। तो हरियाणा से वैसे जुड़ा रहा, पर मूलतः मेरठ से हूँ, यानी जी योगी जी आदित्यनाथ के प्रदेश से हूँ। अ, अ, मनीष जी, जी 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 दिसंबर 2023 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए, सबकी जमानतें जब्त। फिर लोकसभा चुनाव आया, 22 कैंडिडेट खड़े किए, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, हरियाणा की कुरुक्षेत्र पर, गुजरात की भावनगर, भरूच, इधर दिल्ली में 4, यानी 2014-2019 में दिल्ली की सभी सीटों पर ये भी लड़े, कांग्रेस भी लड़ी। इस बार इन्होंने सोचा कि नहीं, अलग-अलग लड़ने से काम नहीं चलेगा, इकट्ठे लड़ते हैं। तो 3 कांग्रेस को दे दी, 4 पर ये लड़े, फिर भी 1 सीट नहीं जीत पाए। और 22 में से केवल 3 कैंडिडेट इनके सफल हो पाए, वो भी पंजाब से। अभी हरियाणा में जब ये चुनाव लड़े, तो 88 कैंडिडेट खड़े किए, 87 की जमानत जब्त। तो इनको साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा तो बंटाधार हो चुका, मेरी ज़मीन तो खिसक चुकी। मेरी जो तथाकथित कट्टर ईमानदार की छवि थी, वो तो नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी, और अपने ही कुकर्मों की वजह से, कारनामों की वजह से ये सब हुआ। 5.5 महीने तिहाड़ में रहना पड़ा और बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। और इस बीच जो दिल्ली की दुर्गति हुई है, सड़कों से लेकर के जल भराव तक की, बच्चों को कॉपी पेंसिल तक नहीं मिल पाई, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा आकर के? जी, बीजेपी की वजह से ये सब हुआ है। अरे बेशर्म आदमी, तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो, 5.5 महीने जेल में मुख्यमंत्री बने बैठे हो, तो तुम जिम्मेदार हो। ये ऑन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इनको दिखाई दे रहा है कि कारवां लुट चुका है, जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। अब जो इनके संगी साथी, जो इनके प्रिय पात्र थे, और प्रिय पात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत को आवास आवंटित हुआ था, उसमें केजरीवाल के दूसरे एक निकट सहयोगी प्रिय पात्र विजय नायर को इन्होंने रख छोड़ा था। कैलाश गहलोत से ये बात जब पूछी थी ईडी ने, तो उन्होंने कहा था जी ठीक है, वो मेरे नाम पर है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि उसमें रह कौन रहा है, रखा किसे गया था। तो ऐसे में ये एक-एक करके जिस तरीके से अब बगावत कर रहे हैं, केजरीवाल से पार्टी छोड़ रहे हैं, ये संकेत हैं कि नैया डूब रही है, और अब इनकी विदाई दिल्ली से भी निकट है। बिल्कुल। देखिए, वहां पर हम इस चीज को बेहतर से मानते हैं कि केजरीवाल भारतीय राजनीति का सबसे घृणित चेहरा है, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि ये इतने शातिर हैं, ये लोग इतने शातिर हैं, ये गैंग ऐसे आवरण ओढ़ करके आया, नैतिकता का ऐसा आवरण, कि हम जैसे लोग भी शुरुआत में 2011 में, तो मैं व्यक्तिगत इस अपराध को स्वीकार करता हूं कि मैं भी बहुत प्रभावित था इस आदमी से। चलो, ये आदमी बड़ा बदलाव लेने आया है। उस समय हम लोग जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन कवर करते थे, तो कई बार ऐसा लगता था कि पत्रकारिता के मूल सिद्धांत से कई बार भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने प्रभावित, मैं व्यक्तिगत रूप मैं खुद इस अपराध को स्वीकार करता हूं कि 2013 के विधानसभा चुनाव तक हमें लगा कि चूंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के घृणित
राजनीति से आदमी इस कदर त्रस्त था कि ये उम्मीद एक लगने लगा। लेकिन आप जब किसी से उम्मीद आपको लगती है और उसके बाद आप उसके घृणित चेहरा को, सच को जो आप बतौर जर्नलिस्ट भी बहुत नजदीक से देख पाते हैं, तो लगता है कितना घिनौना चेहरा है। अब बहुत सारे साथी हैं जो इसकी पार्टी को कवर करते हैं। किस स्तर तक क्या क्या बताया जाए पब्लिकली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत क्लोज मित्र रहे हैं जो इस पार्टी से जो साथ रहा, जिनका रोज बातचीत होती थी, वो सब धीरे धीरे जानने लगे। लेकिन उन सबको इस कदर फायदे पहुंचाए गए, अब फायदे इस रूप में पहचान नहीं पहुंचाए गए कि आप मतलब कुछ आपको दिखाई देगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से बड़े शातिराना ढंग से, जो बीजेपी में अक्सर शिकायत होती है ना कि कार्यकर्ताओं को नहीं समझती, केजरीवाल ने यही शातिराना खेल खेला। अपने हर कार्यकर्ता को मतलब मुंह बंद करने की खुराक, जो कांग्रेस का चरित्र था, पत्रकारों को, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज इसकी पाप की गठरी दबी हुई रही। और सच ये है कि सरकार ने अभी भी, कई बार ऐसा लगता है ना कि बैक बाउंस ना कर जाए, इसके कारण इसको इस रूप में छेड़ा नहीं गया है। लेकिन जब इसके अपने लोग सच बताएंगे ना, अभी तक देखिए कुमार विश्वास को भी मैं एक बहुत शातिर खिलाड़ी मानता हूं, और आप जब सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे कैलाश गहलोत के लिए भी क्या अभी टेस्ट नहीं हुआ आपका? ऐसा क्या है कि भाई शीश महल वाला मामला तो पुराना है, आपने पहले क्यों नहीं ऐसा किया? आप क्या व्यक्तिगत चोट के कारण ही ऐसा करते हैं सिर्फ, या फिर किसी आदर्श, किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ आप जाते हैं? तो वो कैलाश गहलोत को भी सामने रखना पड़ेगा। इसमें मैं स्वाति को अलग इसलिए मानता हूं कि स्वाति को व्यक्तिगत चोट पहुंची है, अपमान हुआ है, और मुझे लगता है ना कि वो चोट खाए नागिन की तरह केजरीवाल को डसेगी। अभी वो चीजें हुई नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं सर कि कैलाश गहलोत से ज्यादा उनके लिए खतरनाक स्वाति मालीवाल है। लेकिन जी। स्वाति अब कैलाश के साथ 1 से 2 नहीं होएगी, 1 से 11 हो जाएगी। इसीलिए केजरीवाल की तबाही में गहलोत और स्वाति के रूप में ले रहा हूं, क्योंकि तय सी बात है कि आप दुश्मन को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कई बार ये बैक बाउंस हो, चूंकि ईमानदारी का आवरण ऐसा ओढ़ा हुआ है इन लोगों ने ना, और दिल्ली की जो गरीब जनता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जो मुफ्तखोरी का नशा जो दिया है, ये जो है कि बैक बाउंस ना कर जाए, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इन दोनों के माध्यम से जो सच सामने आएगा, जो कह रहा हूं ना कि बहुत कुछ अभी शीश महल का भी सच बहुत कुछ सामने नहीं आया है, तो उसका इंतजार कीजिए। और तुरंत, कई बार होना कि मुझे लगता है कि अमित शाह की स्ट्रेटजी भी होती है कि तुरंत कोई पार्टी से निकला और उसके बाद उसको इतनी अहमियत नहीं दे देनी। अब तो देखिए कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो जमीन पर स्वाति मालीवाल, उनके ट्विटर हैंडल को यदि आप देखिएगा तो इतना एक्टिव है वो महिला। इसीलिए स्वाति अकेली होती तो बहुत, नहीं कहते ना अकेला चला भार नहीं फोड़ता, इसीलिए भले ही स्वाति और गहलोत में बहुत, मुझे लगता है कि बहुत तुलना नहीं, क्योंकि जो एक तरह के फायर ब्रांड के रूप में आप यदि कहेंगे तो स्वाति है, लेकिन अनुभवी नेता हैं कैलाश गहलोत, आज के नहीं पुराने हैं, केजरीवाल के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए वो सच सामने दिल्ली की जनता के पास आना जरूरी है। सही बात कह रहे हैं आप। और स्वाति मालीवाल तो इनकी नस नस से परिचित है, बिल्कुल। 2006-7 से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने सब कुछ देखा है, वो जानती हैं। इसीलिए आप देखेंगे स्वाति मालीवाल को और केजरी गैंग का कोई भी आज भी छेड़ नहीं पा रहा। आज भी स्वाति को छूने की कोशिश, जिस तरह से केजरीवाल इसने बड़बोले संजय सिंह ने जो कैलाश गहलोत के लिए टिप्पणी की है, वो टिप्पणी आज तक स्वाति मालीवाल के लिए नहीं कर पाए हैं। स्वाति मालीवाल आग लगा देगी, तबाह कर देगी, इन्हें पता है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि यदि 1 से 1 11 यदि ये दोनों हो गए तो इनकी पूरी तबाही जो है, क्योंकि अब वहां बचा क्या है? केजरीवाल का चरित्र हनन हो चुका हुआ है, पूरी तरह से मनीष सिसोदिया बर्बाद हो चुका हुआ है। वो जो मसाज मास्टर है, तिहाड़ जेल का मसाज मास्टर, उसकी कोई हैसियत रह नहीं गई है। और केजरीवाल ने सबको इस बंद डिब्बे में रख दिया, क्योंकि मेरी बीबी ही सब कुछ हो रहेगी इसकी तैयारी में। और इसीलिए केजरीवाल ने सिसोदिया को बड़ा सलीके से साइड किया है। सिसोदिया को यदि बिल्कुल। चाहता हो तो मतलब जिम्मेदारी दे सकता था, लेकिन सिसोदिया को बड़े सलीके से साइड कर लिया है। और उसे लग रहा है कि क्योंकि वो महिला है मार लेना, और उसकी बीवी चीफ मिनिस्टर होगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर मार लेना को बना करके सरकार वो चला पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना दाद में खाज होना, ये गहलोत और मार लेना इनके लिए हो जाएंगे। और सीएम तो तब बनाएंगे जब दिल्ली की जनता इनको जनादेश देगी। और बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में हिंदू एकजुट हुआ है, झारखंड में होता हुआ दिखाई दे रहा है,
महाराष्ट्र में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ भी हिंदू एकजुट हुआ तो इनकी फ्री बीज वगैरह भी सब धरी रह जाएगी। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क बहुत के लिए धन्यवाद, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू बहुत सो आभार, मच। बहुत धन्यवाद सर।